हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा, जो मेरे द्वारा लगातार आप लोग को निःशुल्क फ्री क्लासेस यूट्यूब में दी जा रही थी, वो अभी कुछ समय से किसी कारणवश बंद हो गई थी। नहीं आ पा रहा था क्लास। बहुत सारे लोगों का फिर से मैसेज आया था कि सर अब फिर से एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आप अपना क्लास स्टार्ट कीजिए। कम से कम एक शॉर्ट रिवीजन के लिए हम लोग का रिवीजन वाला क्लास चला दीजिए करके। और मेन दिक्कत हमारे बैच में क्या है, सबसे ज़्यादा शिक्षक भर्ती वाले हैं और व्यापम के और दूसरे एग्जाम वाले हैं। तो उनको क्या है, मेन छत्तीसगढ़ में पढ़ने में दिक्कत जाता है, क्योंकि वो बाल विकास ये सबको तो बहुत अच्छे से पढ़ लिए रहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ को वो अच्छे से नहीं पढ़ पाते। ना ही यूट्यूब में इसके क्लासेस उपलब्ध हैं। आप सभी को पता है कि जो इंडिया जीएस के क्लासेस है बहुत सारे हैं, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, छत्तीसगढ़ जीएस के जो क्लासेस हैं वो लिमिटेड हैं। और लिमिटेड है मतलब वो पूरा सिलेबस नहीं करा, कोई कोई टॉपिक बना दिया, कोई और टॉपिक बना दिया। तो लगातार मैसेज आ रहा था कि सर आप एक सीरीज चलाइए जिसमें रिविज़न कराइए, चैप्टर वाइज कराइएगा करके। तो ठीक है, मैं एक बार फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि कंटिन्यूटी करवा पाऊँ। आप लोग का भी थोड़ा सा प्यार दिखाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ताकि जो कंटिन्यूटी है वो भी मैं भी बना पाऊँ, हमारी टीम द्वारा भी इस पर मेहनत कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कंटेंट बनाना ये सब में समय लगता है। ठीक है, और ये पूरी निःशुल्क क्लास है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं रखा जाता। मेरे द्वारा जितने भी क्लासेस होते हैं, मैं जो भी आप लोग के लिए करता हूँ यूट्यूब में, वो निःशुल्क रहता है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट वाला वो अलग रहते हैं, उस पूरे टीम रहते हैं। जो टाइपिंग का खर्च आपसे लेते हैं 100 रुपये मासिक शुल्क वाला, वो अलग है, उसका पूरा टीम बैठे हुए हैं, उसके लिए उसको लिया जाता है। क्लास का कोई फीस नहीं है। ठीक है, और अगर आप देख रहे हैं क्लास, तो आज से लेकर कंटिन्यू आप देखिएगा, डेली 9 PM में क्लास होगी। ठीक है, और इसके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी करेंगे हम लोग इसके थ्योरी के बाद। ठीक है, चलिएगा शुरू करते हैं। आप लोगों के पास शेयर कर दीजिए। छत्तीसगढ़ का इतिहास हम लोग शुरू कर रहे हैं, शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे, बहुत से अच्छे से। ठीक है, चलिएगा। तो अब हम लोग छत्तीसगढ़ जो इतिहास है उसको बहुत शॉर्ट तरीके से हम लोग समझेंगे, एक माइंड मैप के थ्रू। इसको अच्छे से आप लोग नोट्स भी बनाना चाहे तो आप लोग बना लीजिएगा। और बस मैं आपको एक चीज़ बोला हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि कंटिन्यूटी मैं भी बना पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग, फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएँ, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, छत्तीसगढ़ इतिहास को हम लोग बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे इंडिया का पढ़ते हैं, इंडिया का आप लोग पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास करके। उसी बात छत्तीसगढ़ जो इतिहास उसको हम लोग पहले 3 भागों में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब इसका भी कहानी वही है। जैसे प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिला है, पर उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और ऐतिहासिक काल, इसमें तो पूरा आपका कहानी है, फिर सन वाइज पढ़ना है, पूरा आधुनिक पढ़ना है, जैसे जैसे कैसे अंग्रेजों से लड़े, जितने आंदोलन हुए, किसान आंदोलन, सैनिक आंदोलन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक काल, जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, तो इसमें आपका पढ़ना है कि पूर्व पूर्व पाषाण काल, इसको भी हम लोग 4 भागों में बांटे हैं। फिर मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसमें क्या मेन वही, कहीं औजार मिला है, कोई हथियार मिला है, कोई लिखित टाइप का कुछ मिला है, गोदा हुआ चित्रित कुछ मिला है, ऐसे टाइप का मिला है। तो उसको देखेंगे कि कहाँ कहाँ छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ इस कालीन अवशेष मिले हैं, मध्य पाषाण काल के अवशेष कहाँ मिले हैं, ये पूछता है ना। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे। जनरली बहुत सारे अभी हम लोग नाम याद करें, रायगढ़ में बहुत सारे मिला पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल कहाँ मिले हैं, उत्तर पाषाण काल संबंधित जो भी अवशेष मिले वो कहाँ से मिले हैं, नव पाषाण काल संबंधित क्या मिले, ये याद करना है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका उल्लेख कोई छत्तीसगढ़ में नहीं है, इससे कोई ताल्लुकात नहीं है, तो इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर हमको इसको पढ़ने के बाद सीधा इसको याद करने की जरूरत है। इसको हम लोग पढ़ेंगे 3 भाग में, ऐतिहासिक काल को। ऐतिहासिक काल को फिर से बांटेंगे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। ठीक है, प्राचीन छत्तीसगढ़ ये आपका एक हिसाब से स्टार्ट करेंगे, 1000 ईसा पूर्व, और 1000 से 1741 मध्यकालीन, जिसमें आपका कलचुरी वाला पढ़ना है पूरा। ठीक है, 1741 तक कलचुरियों ने रतनपुर में राज किया था। फिर मोहन साय को हरा के हड़प लिए थे, मतलब उसको हराए नहीं, युद्ध ही नहीं किया था, आत्मसमर्पण कर लिया था। तो वहाँ तक का आपका मध्यकालीन में आता है। फिर 1741 से लेकर 1947 तक का ये वाला जो समय है, 1741 1947, ये आधुनिक छत्तीसगढ़ में आता है। इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। इसमें आपका फिर 1758 से लेकर 1854 तक मराठा शासन चलेगा। फिर 1854 से 1947 तक हमको ब्रिटिश शासन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसको पूरा हम लोग लाइन से पढ़ेंगे। आप लोग साथ दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो क्लासेस है वो कंटिन्यूटी बने रहे। ठीक है, और रेगुलर देखिएगा, एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा। नोट्स बनाना चाहे बना लीजिएगा, बहुत तरीके से एक शानदार नोट्स आपका शॉर्ट नोट्स बन जाएगा, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड के हो। अभी तक आप छत्तीसगढ़ नहीं पढ़े तो भी आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलेगा। तो प्राचीन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है, प्राचीन देखिएगा,
जैसे इंडिया में पढ़ते थे तो वहाँ गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य बड़े बड़े पढ़ते थे, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, छत्तीसगढ़ है, तो जैसे यहाँ बहुत सारे जाति जनजाति रहते हैं, वैसे छोटे छोटे राजा थे, तो उन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग स्थानीय वंश के बारे में। ठीक है, तो देखिए प्राचीन में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, पाषाण काल, नवपाषाण काल, फिर ताम्र और लौह युग पढ़ेंगे, फिर वैदिक काल पढ़ेंगे, महाजनपद काल पढ़ेंगे, फिर नंद मौर्य वंश पढ़ेंगे, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, मेघ वंश, वाकाटक वंश, गुप्त वंश। एक शॉट ले लीजिए, या क्लास होने के बाद इसको फिर से ऑन करके पॉज करके इसको नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, इधर स्थानीय वंश पढ़ेंगे फिर 400 से 1000 ईस्वी तक के। तो सबसे पहला आता है राजर्षि तुल्य कुलवंश, ये प्रथम स्थानीय वंश था छत्तीसगढ़ में शासन करने, राजा महाराजा लोग सबसे पहले कौन सा शासन किए, जो स्थानीय है यहीं के जो राजा थे, तो राजर्षि तुल्य कुलवंश है। दूसरा पर्वत द्वारक वंश है। तीसरा आपका नल वंश है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन वंश बोला जाता है इसको ना। ठीक है, सरबपुरी वंश है, पांडु वंश है, पूर्वी कौशल के सोमवंश है, शैल वंश है, बाण वंश है, कांकेर के सोमवंश। अभी याद नहीं होगा, लेकिन जब इसको हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे तब आपको सिस्टमेटिक वे से कहानी की तरह आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये वाला अपना पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल स्टार्ट करेंगे, फिर इसमें इनसे संबंधित जो जगह है, और हम लोग ध्यान रखिएगा ये शॉर्ट नोट्स रहे, शॉर्ट तरीके से हम लोग पढ़ें तो वही चीज़ पढ़ेंगे जो आपको छत्तीसगढ़ लेवल पे एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने मिलता है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, क्लास अच्छा लगेगा तो कमेंट में भी लास्ट में आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा, ताकि कंटिन्यूटी बनाने में आसानी हो और कुछ कमी बेसी हो तो चलेगा, ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें प्रागैतिहासिक काल। नोट्स शॉर्ट में नोट्स है, वनडे एग्जाम के लिए पर्याप्त है, बढ़िया। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए काम आएगा ना, चाहे पीएससी प्रीलिम्स हो, आपके व्यापम के प्रयोगशाला परिचालक हो, शिक्षक भर्ती में जो छत्तीसगढ़ पोर्शन है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, एकदम काम की चीज़ों को मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो जल्दी समय में कम समय में ज़्यादा पढ़ेंगे, चलेगा। तो आप लोग ने देखा कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसको हम लोग ने 4 भागों में बांटा है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब क्या आता है, कैसे, ये सब कुछ याद नहीं करना है, जहाँ क्वेश्चन आता है उस चीज़ पढ़ो, सिलेक्शन लो। ठीक है, हमको पीएचडी नहीं करना है। देखिए पूर्व पाषाण काल में आपको मैं बोला हूँ कि एक ही चीज़ याद करना है कि इससे संबंधित छत्तीसगढ़ में कहाँ अवशेष मिला है, कौन सी जगह मेन है। तो देखेंगे पूर्व पाषाण काल में आपका याद रखेंगे रायगढ़ का सिंगनपुर गुफा, यहाँ जो गुफा है वहाँ पे जो अवशेष मिले वो पूर्व पाषाण काल के हैं। और दूसरा है महानदी घाटी। तो 2 जगह आप लोग याद रखिएगा, पूर्व पाषाण काल के 2 जगह फेमस है और दोनों जगह आपको याद रखना है। पहला रायगढ़ का सिंगनपुर गुफा, दूसरा है महानदी घाटी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके थ्रू क्या याद करना है, वहाँ क्या मिला है ये भी तो पता होना चाहिए ना। हम लोग तो ये समझिए कि पूर्व पाषाण काल के जो अवशेष है वो रायगढ़ के सिंगनपुर गुफा में मिला है, महानदी घाटी मिला है। अब क्या मिला है, कुछ इंपॉर्टेंट है क्या जो पेपर में पूछा जा सकता है, उसको पढ़ लेते हैं विशेष में। तो ये देखिए, यह सबसे प्राचीन गुफा है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सिंगनपुर की जो गुफा है उसकी बात कर रहे हैं। यह सबसे प्राचीन गुफा है जो चवर ढाल पहाड़ी पर स्थित है। ये याद रखिएगा, पहाड़ी है जो रायगढ़ से होते हुए ऐसे करके जाता है आपका नीचे साइड जो है। ठीक है, ऐसे करके सरगुजा साइड से ऐसे बना हुआ है, चवर ढाल की पहाड़ी बोलते हैं। तो ये सबसे प्राचीन गुफा है जो कहाँ, इसे चवर ढाल की पहाड़ी पे सिंगनपुर क्षेत्र में श्री मनोरंजन घोष को पूर्व पाषाणकालीन कुल्हाड़ी 5 कुल्हाड़ी मिला था। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। हम लोग ये तो पढ़ लिए कि पूर्व पाषाण काल के समय रायगढ़ के सिंगनपुर में जो अवशेष मिला पूर्व पाषाण काल के, मिला क्या था, कौन खोजा था, ये याद रखना है आपको ना। इसी को कूट में बना के देता, कूट वाला अलग से क्वेश्चन नहीं होता, इन्हीं छोटे छोटे फैक्टों को 4-5 फैक्टों को एक साथ मिला के कूट वाले दे देते हैं। तो कूट के पीछे मत भागिए, फैक्ट को क्लियर कीजिए। तो याद रखिएगा, सिंगनपुर गुफा में क्या मिला है, पूर्व पाषाण काल के तो 5 कुल्हाड़ी मिला है। कौन खोजा है, तो श्री मनोरंजन घोष ने खोजा है। ठीक है, ये पहला हुआ। दूसरा देते हैं मध्य पाषाण काल। तो ये देखिएगा, रायगढ़ का सिंगनपुर बोलेगा पूर्व पाषाण, लेकिन कबरा पहाड़ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन बनता है। मध्य पाषाण काल स्थल कौन सा है, तो रायगढ़ का कबरा पहाड़। ठीक है, यहाँ क्या मिला है, क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ भित्ति चित्र, मतलब जो पहाड़ है ना, गुफा टाइप का बना हुआ है, वहाँ दीवार में कुछ कुछ अंकन हुआ है। ठीक है, चित्र बना हुआ है, कुछ लिखा नहीं है, चित्र टाइप का बना हुआ है। भित्ति चित्र के प्रथम साक्ष्य यहीं से मिले हैं, कहाँ से, रायगढ़ की कबरा पहाड़ से। शैल चित्र बोले, मतलब शैल चित्र मतलब हो गए, शैल मतलब जो पत्थर है, पत्थर में गुद गुद के उसमें चित्र बनाए हुए हैं। ठीक है, जो पहले जमाने जो आदिवासी टाइप के रहते थे, जंगल में रहते थे, उन लोग क्या करते थे, कुछ कुछ बनाते रहते थे खोद खोद के। वो क्या है कुछ नहीं पता, नहीं लिखा नहीं है कोई ना। ठीक है, कबरा पहाड़ से पाषाण युग के औजार के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ औजार भी मिले हैं। औजारों की आकृति, अब कौन सा औजार मिले, कैसे औजार मिले, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो एक विशेषता पढ़ें, तो वहाँ क्या लंबे फलक वाले, मतलब लंबा लंबा, ठीक है, लंबे फलक वाले अर्धचंद्राकार वाले 2 प्रकार के वहाँ औजार मिले हुए हैं। उनकी जहाँ रायगढ़ का जो कबरा पहाड़ है
वहाँ जो औजार मिले उसकी आकृति पूछ सकते हैं, याद रखिएगा लंबे फलक वाले अर्धचंद्राकार। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, लंबे फलक और अर्धचंद्राकार मध्य पाषाणकालीन जो औजार मिले वो कहाँ से मिले। क्वेश्चन में आपको बताते चलूंगा, क्लियर करते जाइएगा। और टेस्ट आप लोग दिला रहे होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन, नए क्वेश्चन मैं बनाते जाता हूँ, ठीक है। जो आपको यहाँ बता रहा हूँ ऐसे टाइप के नए क्वेश्चनों का पूरा आपको जो कलेक्शन है वो हमारे जो टेस्ट वाला बैच चल रहा है उसमें मिलेगा 100 रुपये वाले में, ठीक है। देख भी रहेंगे जिन लोग दिलाए, ये सब का टेस्ट हो भी गया है। तो याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि लंबे फलक और अर्धचंद्राकार वाले जो मध्य पाषाणकालीन औजार मिले वो कहाँ से मिले, तो रायगढ़ के कबरा पहाड़ से, ठीक है। चलिएगा अब आगे देखते हैं, तीसरा पढ़ लेते हैं। तीसरा है हमारा उत्तर पाषाण काल। तो इससे संबंधित जगह कहाँ है छत्तीसगढ़ में, तो याद रखिएगा उत्तर पाषाण काल गौरेला पेंडा मरवाही है, ठीक है। पहले ही इसको हम लोग बिलासपुर में पढ़ते थे। अब याद रखिएगा जिनके पास पुराना बुक होगा सुधार लीजिएगा, पहले बिलासपुर में धनपुर पढ़ते थे, अब बिलासपुर से जब ये गौरेला पेंडा मरवाही जिला बना है, ठीक है, तो वहाँ चले गया है, ठीक है, वो धनपुर। तो गौरेला पेंडा मरवाही का धनपुर, यहाँ क्या मिला, छोटे पत्थर के औजार मिले हैं, ठीक है, उत्तर पाषाण कालीन, बस इतना याद रखना है, ठीक है। धानपुर को याद रखिएगा, बिलासपुर ने गौरेला पे नंबर नवाई, जीपीएम याद रखेंगे, ठीक है। चलेगा, सुधार लीजिएगा जिनके में होगा बिलासपुर। अगला देखते हैं नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में ये बहुत सारे हैं, और कहाँ से मिले, बस जो बालोद के वहीं से बहुत सारे हैं। देखिएगा बालोद का अर्जुनी, ठीक है, अर्जुनी एक जगह है जहाँ पे मिले हुआ है नवपाषाण कालीन अवशेष। दूसरा चित्रवा डोंगरी, अब इसको भी सुधार लीजिएगा अगर जिन लोग पुराने बुक से पढ़ रहे होंगे, कि मैं अपडेट वाला ही लेके आया हूँ आपके पास। ये चित्रवा डोंगरी पहले राजनांदगांव में आता था, ठीक है, ये विवादित हो जाता है, पहले आंसर भी लिया गया है राजनांदगांव, लेकिन ये आपका एक्चुअल फोटो भी हम लोग देख सकते हैं, आप लोग गूगल में जाके सर्च मारेंगे तो बालोद में है ना। चित्रवा डोंगरी कहाँ है, तो बालोद में, बहुत सारे बुक में राजनांदगांव दिया होगा। अब राजनांदगांव मत लगाइएगा, दावापत्ती में हट जाएगा, वो बालोद ही आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा बालोद का अर्जुनी, बालोद का चित्रवा डोंगरी और राजनांदगांव का बोन टीला, रायगढ़ का टेरम, ये 4 जगह एकदम कंठस्थ से याद कर लीजिए। छत्तीसगढ़ में नवपाषाण कालीन अवशेष कहाँ कहाँ से मिले, तो बालोद के अर्जुनी से, बालोद के चित्रवा डोंगरी से, राजनांदगांव के बोन टीला से और रायगढ़ के टेरम से, ठीक है। ये 4 जगह है नवपाषाण काल के। अब देखते हैं इसमें क्या विशेषताएं थी, क्या याद करना है। तो याद रखिएगा बालोद के जो चित्रवा डोंगरी गुफा के शैल चित्र की खोज किसने किया था, तो ये नाम पूछा गया है, सीजीपीएससी में भी पूछा गया ना, पीएससी लेवल तक भी यहाँ से कवर हो रहा है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपका आया था 22 या 22 में आया था, भगवान सिंह बघेल और डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र ने किया है। तो ये पूछा गया था, तो चित्रवा डोंगरी गुफा की खोज किसने किया है, तो भगवान सिंह बघेल और रविंद्रनाथ मिश्र ने खोजा वहाँ शैल चित्र जो बने हुए चित्रवा डोंगरी में, ठीक है, जो कहाँ है बालोद जिला में, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग ने जो 4 पढ़ना था वो पढ़ लिए, आगे बढ़ते हैं। इन चारों के बाद कौन सा आएगा, इन चारों के बाद आएगा लौह ताम्र लौह युग, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ रहे हैं ताम्र लौह युग। तो ताम्र लौह युग से संबंधित कौन सा जगह है, ध्यान रखिएगा, जैसे क्लास खत्म होगा ना आप इसको पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा, कोरा पेज ले लीजिएगा, कॉपी वॉपी मत बनाइएगा ज़्यादा, कोरा पेज ले लीजिएगा, 8-10 कोरा पेज को स्टेपलर मार लीजिएगा, उसमें लिखते जाइएगा, ताकि आप कहीं भी रहे पे एग्जाम समय ऐसे करके पलटे 8-10 पेज को ऐसे करके छत्तीसगढ़ इतिहास रिविजन हो जाए। इसी फॉर्मेट में शॉर्ट नोट्स टाइप के बना लीजिएगा, ठीक है, अपडेटेड है, बढ़िया ये, ठीक है। चलेगा, ताम्र लौह युग। अब ताम्र लौह युग कहाँ कहाँ से इसके अवशेष मिले, दुर्ग का धनौरा, ठीक है, 2-3 बार जब आप इसको याद करेंगे तभी याद होगा ना। बालोद का है करही भदर चिरचारी सोरर, एक साथ याद करेंगे ऐसे नाम को, 3 नाम है ये, करही भदर चिरचारी सोरर, ठीक है। बालोद का करका भाटा, इसको भी उसी में ऐड कर दीजिए, लेकिन ये है कि इसका विशेषता कुछ अलग है करके अलग लिखे ना। तो बालोद में 4 जगह, करही भदर चिरचारी सोरर करका भाटा, ठीक है, करका भाटा करही भदर चिरचारी सोरर, 3 बार 4 बार बोल बोल के याद करेंगे। और शॉर्ट नोट्स को डेली आप नोट्स बना लीजिए और डेली उसको पढ़ते जाइएगा, तब जाके याद होगा ना, और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अगला देखेंगे दुर्ग के धनौरा, वहाँ क्या मिले हैं, तो दुर्ग के धनौरा से ताम्र युगीन अवशेष मिले हैं, ठीक है। अब बालोद का जो करही भदर चिरचारी सोरर, यहाँ से क्या मिले हैं, तो यहाँ भी ताम्र युग के निर्मित आवास का पता चला है। ताम्र युग के निर्मित आवास, मतलब उस जमाने में जैसा घर बनता था ना ताम्र युग में, वैसे ही घर हमारे छत्तीसगढ़ में मिला है करही भदर चिरचारी सोरर से। करका भाटा में क्या मिला है, तो लोहे के औजार मिला है और मृद भांड प्राप्त हुए हैं, जो मटका टाइप का रहता है उसे बोला जाता था, ठीक है। तो ये ताम्र लौह युग से संबंधित है, जगह याद रखिएगा। चलेगा, अब आते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है पाषाण घेरे। ये क्या होता है पाषाण घेरे, तो जो देखिए पाषाण घेरे बोले या इसी को बोलते हैं महापाषाण स्मारक। पहले में आदमी लोग जो मर जाते थे ना, अभी क्या करते हैं मिट्टी में दफना देते हैं या आग से जला देते हैं, पहले क्या करते थे पत्थर से, जब कोई मर गया तो उसको पत्थर से पूरा पैक कर देते थे, उसी को बोलते हैं महापाषाण स्मारक, पत्थर को से ढक देते थे, बड़े बड़े पत्थर को, ठीक है। तो इससे संबंधित कहाँ मिले हैं, जगह याद करना है।
ये कई बार पूछा गया है, बार बार ना, याद रखेंगे इसको। महापाषाण स्मारक घेरे कहाँ से मिला? तो सबसे पहले बालोद में याद रखेंगे। करी बदर चिरचारी सोरठ, जो ऊपर में तीनों पढ़े थे ताम्र लौह युग में, वही नाम यहाँ भी है, करी बदर चिरचारी सोरठ, ठीक है। करका भाटा, ये चारों नाम याद रखिएगा, करी बदर चिरचारी सोरठ करका भाटा, ये आपके लौह ताम्र युग में भी है और आपका महापाषाण स्मारक वाले में भी है। देखिए करी बदर चिरचारी सोरठ में क्या है, ताम्र लौह युग में शव को गाड़ने या दफनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, इसे महापाषाण स्मारक कहा जाता है, जो आपको मैं पहले समझा रहा था, यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं बालोद। करका भाटा में क्या है, तो पाषाण युग के मेहिर जो पाषाण के स्तंभ प्राप्त हुए, ऐसे लंबा लंबा जो स्तंभ गाड़े रहते हैं ना, जैसे अभी कोई खत्म होता है तो दफनाने वाला ऐसे करके उसको लिख देते हैं, तो ऐसी टाइप के पाषाण के स्तंभ मिले हैं वहाँ, ठीक है। दुर्ग का धनौरा देखते हैं, यहाँ क्या मिला है, एक ही स्थान पर 500 महापाषाण स्मारक मिले, इसलिए ये फेमस है। जो छत्तीसगढ़ के किस स्थान पे सबसे ज़्यादा संख्या में महापाषाण स्मारक मिले हैं, तो एक ही स्थान पर जब उसको खोदते गए तो और मिलते गए 500 लोगों को दफनाया गया था एक ही जगह। 500 महापाषाण स्मारक मिले हैं, कहाँ से? दुर्ग के धनौरा से। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, इतना सारा को कौन खोजा, तो नाम भी याद रखना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम खोज किसने किया है यहाँ? JR काम्बले व डॉक्टर रमेंद्र मिश्र ने। इसको याद रखिएगा, रमेंद्र मिश्र के साथ भगवान सिंह को जोड़ेंगे तो वो आप चले जाएगा आपका चितवा डोंगरी। रमेंद्र नाथ मिश्र और भगवान सिंह काम किए थे चितवा डोंगरी में, और रमेंद्र नाथ मिश्र के साथ JR काम्बले आ गए थे, तो ये दोनों कहाँ काम किए थे? दुर्ग के धनौरा में, ठीक है। 500 महापाषाण मिले, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला है आपका शैलाश्रय। शैलाश्रय का मतलब ये होता है जैसे गुफा हो गया। अब गुफा में रहने के लिए पहले क्या करते थे लोग? गुफा बना देते थे बड़े बड़े पहाड़ को, और उसी में रहते थे, उसी बोलते हैं शैलाश्रय, मतलब पत्थर में जो रहने का स्थान बना, गुफा, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ से मिले हैं? दो तो हम लोग पढ़े, एक पढ़े ना वहाँ रायगढ़ में पढ़े, ठीक है। तो वहाँ बहुत सारे हैं, रायगढ़ में बहुत सारे गुफा बना हुआ है, जैसे और आपके सरगुजा में भी जैसे बना है जोगी मारा गुफा, ठीक है। वैसे सबसे ज़्यादा कहाँ मिला है? रायगढ़ में मिला है। शैलाश्रय का अर्थ होता है पत्थर के घर। रायगढ़ को शैलाश्रयों का घर या शैलाश्रय का जिला कहा जाता है, याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है, नया क्वेश्चन टाइप का बन जाएगा ये, ऐसा डायरेक्ट अभी नहीं पूछा है। शैलाश्रयों का जिला किसे कहा जाता है? तो रायगढ़ में, ठीक है। जैसे कबरा पहाड़ हो गया, सिंगरपुर गुफा हो गया, तो गुफा भी तो एक शैलाश्रय है ना, ठीक है। तो ये बोला जाता है, याद रखिएगा, रायगढ़ को शैलाश्रय का घर या शैलाश्रय का जिला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग शैलाश्रय देख लिया, अब शैल चित्र, सबसे मेन तो शैल चित्र है, रायगढ़ में जो मिला है। तो हम लोग ने देखा कि रायगढ़ बहुत सारे अलग अलग गुफा में मिला है, सब में मिला है, तो अलग अलग गुफा की अलग अलग विशेषताएं तो होगी ना, तो कुछ जो विशेषताएं उसी से क्वेश्चन बनता है, तो देख लेते हैं कितने शैल चित्र की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। शैल चित्र क्या होता है? जो पत्थर पे चित्र बना देते हैं, ठीक है। जैसे अभी कुछ लोग जाते हैं पार्क वार्क में जाते हैं, तो वहाँ कुछ रहता है बन वाच टावर हो गया, तो वहाँ जाकर गुद गुद के अपना नाम लिख देते हैं, ठीक है, अपने अपने दोस्त साथी का नाम लिख देते हैं। तो वही काम उन लोग भी करते थे पहले जमाने, टाइम पास के लिए पत्थर में चित्र बना दिए, वही आज जाके इतिहास उनको जानने के लिए काम आ रहा है। शैल चित्र, पत्थर पर अंकित चित्र, तो कहाँ कहाँ से मिले? तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग रायगढ़। रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन सर्वाधिक शैल चित्र रायगढ़ से मिला है। तो प्रागैतिहासिक कालीन सर्वाधिक शैल चित्र, याद रखेंगे, सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ मिला है? रायगढ़ से। अब रायगढ़ के कबरा पहाड़ में क्या मिला है? तो वहाँ भी मिला है शैल चित्र, लेकिन उसकी क्या विशेषता है? कुछ तो अलग होगा जो इन दोनों का अलग करेगा, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा, कबरा पहाड़ में क्या हुआ है? लाल गेरुआ रंग की छिपकली मिली है, एक छिपकली का चित्र बना हुआ है, ठीक है, ऐसे करके छिपकली का बना हुआ है, और उसको कलर भी किए हैं, किसमें? लाल गेरुआ रंग की। घड़ियाल बना हुआ है, सांभर बना हुआ है, पंक्तिबद्ध मानव समूह, ये कई बार पूछा गया, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है ना। पंक्तिबद्ध मानव समूह के जो शैल चित्र कहाँ से मिले? डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, पंक्तिबद्ध मानव समूह के शैल चित्र कहाँ से मिले? तो ये कहाँ आएगा? रायगढ़ के कबरा पहाड़ से, ठीक है। चित्रकारी लाल रंग से हुई है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलेगा आगे बढ़ते हैं, कबरा पहाड़ पढ़ लिया, अब वहाँ तो एक और गुफा है, कौन सा? सिंगनपुर, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो वहाँ भी मानव आकृति मिली है, लेकिन वो सीधी सीधी बनी है, डंडे के आकार की, बस ऐसे, और एक मूड़ी बना दी ऐसे ऐसे, ठीक, फिर इसी में जुड़ा हुआ है ऐसे ऐसे ऐसे, सीधा एक डंडे के आकार में बस लंबा 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 मिला हुआ है। सीढ़ी के आकार के शैल चित्र मिले, तो ये पूछता है सीढ़ी या खड़े डंडे के आकार के शैल चित्र कहाँ मिला? सिंगनपुर की गुफा, ठीक है। और पंक्तिबद्ध कहाँ मिला है? तो ये हो गया रायगढ़ के कबरा पहाड़, ठीक, ऐसे ऐसे बस मिला होगा, ठीक है। चलेगा आगे देखते हैं, रायगढ़ को ओंगना। ओंगना में क्या है? या बानो पर्वत पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। बानो पर्वत है, उसी में एक ओंगना करके जगह है, वहाँ बानो पर्वत है, वहाँ भी शैल चित्र मिले हैं। रायगढ़ का बसना झार भी है, यहाँ क्या मिला है बसना झार में? तो यहाँ हाथी का बना हुआ है, जंगली भैंसा, हिरन का शिकार करते हुए मानव का चित्र मिला है,
ठीक है। कोई लिखित वाला चीज़ नहीं मिला ना, आपको शुरू में बताया था प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित सामग्री नहीं मिला, बस चित्र मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर और देखते हैं और कहाँ से शैल चित्र मिला है छत्तीसगढ़ में, तो बालोद में मिला है। बालोद का कहाँ, चितवा डोंगरी, जिसकी खोज किसने किया है, तो रविंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह ने, पहले ही याद करवाया हूँ आपको। और कहाँ ये चितवा डोंगरी, बालोद में, राजनांदगांव मत करिएगा। ठीक है, तो बालोद में चितवा डोंगरी में क्या विशेषता है, यहाँ 3 गुफाओं में 9 पाषाणकालीन 27 शैल चित्र अंकित है। तो देखिएगा यहाँ जब आप जाएंगे चितवा डोंगरी घूमने तो वहाँ 3 गुफा है, उन तीनों गुफाओं में मिलाओगे टोटल 27 शैल चित्र बने हुए हैं। यहाँ पे सबसे मेन है कि जो एग्जाम में पूछा जाता है ड्रैगन की आकृति, ये कई बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में ड्रैगन की आकृति के शैल चित्र कहाँ से मिले हैं, तो बालोद के चितवा डोंगरी से। ठीक है, इसमें चीनी कला की अभिव्यक्ति दिखाई देती है, चीनी कला, चाइना वाला ना, चीनी ना, शक्कर वाला नहीं, चाइना वाला चीनी। तो ये हम लोग ने पढ़ लिए, शैल चित्र के बारे में पढ़ लिए, और ये पूरा आपका प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ लिए। फैक्ट बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे। ठीक है, नोट्स बनाते चलिएगा साथ में। अब इसको एक बार मर्ज कर लेते हैं कि रायगढ़ में हम लोग क्या क्या नाम पढ़े, एक साथ कर लेते हैं। देखिए रायगढ़ में क्या क्या नाम पढ़े, कबरा पहाड़, सिंगनपुर की गुफा, ओंगना, भैंसगढ़ी, बसनाझार, बेनीपाट, कर्मागर, लेखा पहाड़ा। ठीक है, इतना नाम हम लोग ने पढ़ा है। क्या नाम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम। 8 नाम आपको रायगढ़ में याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, निम्न में से कौन सा रायगढ़ जिले में स्थित नहीं है, और 4 ऑप्शन दे देगा, एक इधर को कहीं को उठा के उसमें डाल देगा। तो आपको नाम याद होना चाहिए, कबरा पहाड़, सिंगनपुर की गुफा, ओंगना, भैंसगढ़ी, बसनाझार, बेनीपाट, कर्मागर, लेखाबाड़ा। अब एक साथ आप मेरे साथ सुनते जाइए, देखते जाइए और नोट्स बना लीजिए। बस पेपर में आप जैसे देखेंगे चारों ऑप्शन में से ऑटोमेटिक आपका दिमाग क्लिक करने लगेगा, ऑप्शन जो सही रहेगा वही आपका राइट होगा। ठीक है, चलेगा, आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए इतना सारा तो हम लोग पढ़ लिए, इसमें क्या विशेषता है, इसमें सबसे लंबी गुफा बोटलदा गुफा है। देखिए गुफा 2-3 बड़े, कबरा पहाड़ में भी गुफा है, सिंगापुर की गुफा भी है, लेकिन सबसे लंबी गुफा बोलेंगे तो बोतलदा, लेकिन सबसे पुराना बोलेंगे तो सिंगनपुर। ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, इसको क्लियर कर लीजिएगा। सबसे लंबी बोलेगा तो बोतलदा गुफा, और सबसे प्राचीन बोलेगा तो सिंगनपुर की गुफा। पूरा कलेक्शन करके लाया, बहुत शानदार नया अपडेटेड कलेक्शन है, और शॉर्ट नोट्स है, सभी एग्जाम में काम आएगा, इसका कोई और तोड़ नहीं है। ठीक है, इतना पढ़ना पड़ेगा आपको कोई भी एग्जाम के लिए। बालोद की बात करें तो चितवा डोंगरी है, जिसके बारे में बहुत सारे बात कर लिए, भगवान सिंह और रविंद्रनाथ ने इसकी खोज की है। सरगुजा में बात करें तो अभी इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, सीता बेंगरा की गुफा, जोगी मारा की गुफा, लक्ष्मण गुफा। ठीक है, बस्तर में बात करेंगे तो बस्तर में आपका कुटुम्बसर की गुफा है, कैलाश गुफा है। इतने सारे छत्तीसगढ़ में है जहाँ से शैल चित्र हो गए, शैलाश्रय हो गए, गुफा हो गए, ये सब चीज़ें मिले हैं। इतना नाम आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। आज का होमवर्क इतना ही, इतना नोट्स बनाइए, इतना नाम को पूरा छाप लीजिए, दिमाग में एकदम पूरा याद हो जाना चाहिए। और अगर आप हमारा 100 रुपये वाला जो टेस्ट बैच है उससे नहीं जुड़े तो वहाँ जुड़ जाइए। इसी प्रकार के जितने नए क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं जो आपको यहाँ बता रहा हूँ उन सबको मैं क्वेश्चन में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। और भी बहुत सारे नए क्वेश्चन बहुत सारे ऐड कर रहे हैं, जिन लोग अगर रेगुलर टेस्ट दिला रहे होंगे या जुड़े होंगे उनको पता होगा। तो कोशिश कीजिए, टेस्ट दिलाइए, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो टीम बने हुए हैं, जो टाइपिंग का खर्च आता है वही आपसे लिया जाता है, 100 रुपये। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर के लिए छान के निकाला गया है। ठीक है, क्या क्या निकाले, रायगढ़ का जो सिंघनपुर और कबरा पहाड़ की गुफा, इसकी खोज किसने किया था, कई बार पढ़ लिए। सिंघनपुर गुफा, कबरा पहाड़ विशेषता भी पढ़ लिए। ठीक है, पूर्व पाषाण काल है, ये मध्य पाषाण काल है, ऐसे का सब पढ़ लिए। लेकिन इसकी खोज किसने किया भाई, कोई तो बताया होगा। तो थे, नाम याद रखें, एंडरसन 1910 में, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, एंडरसन ने किया था 1910 में। बालोद के चितवा डोंगरी की खोज मैं 10 बार बता चुका हूँ, और भी बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान सिंह बघेल, रविंद्रनाथ मिश्र। दुर्ग के धनौरा से 500 महापाषाण स्मारक कब्र की खोज हुआ है, एक साथ मिला, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके मैं बोला था कि रविंद्रनाथ तो गए ही थे, इस बार वो अपने साथ काम्बले को ले गए। चल भैया बोले कि तू कांपेगा नहीं, बोले क्या है, महापाषाण है, मतलब जो शव होते हैं, मर जाते हैं, उनको दफना दिया जाता है, तो बोले तू कांपेगा नहीं, तो चल भैया कांपना मत। बोला 500 महापाषाण खोजेंगे हम लोग, करके गए, दोनों ने मिलकर 500 खोजे। ठीक है, नाम याद रखिएगा, JR काम्बले और रविंद्रनाथ मिश्र। सीता बेंगरा की गुफा, सरगुजा की खोज किसने किया, कर्नल आउसले ने 1848 में, मतलब ये पहले हो गया था ना, इससे पहले खोज। ठीक है, तो सीता बेंगरा की जो गुफा है वो सरगुजा में, उसकी खोज किसने किया, कर्नल आउसले ने 1848 में। आगे देखते हैं, बस्तर के कुटुम्बसर की गुफा की खोज किसने किया, तो डॉक्टर शंकर तिवारी ने। इसने ये एक चीज़ और खोजा, जो आप लोग पढ़े होंगे, अगर जिन लोग पहले से पढ़ रहे हो छत्तीसगढ़, उनको पता होगा, अंधे आँख वाली, मतलब अंधे जो आँख, जिनका आँख नहीं होता, ऐसे वाली मछली खोजे थे डॉक्टर शंकर तिवारी ने। यही कुटुम्ब गुफा में ही मिलता है, यहाँ गुफा है ना, उससे पानी बहते रहता है, और उसी पानी में एक ऐसी मछली मिलती है जिसकी आँखें नहीं होती।
तो अंधे मछली की खोज किसने किया है? शंकर तिवारी ने किया है। कहाँ किया है? कुतुब मिश्र की गुफा में। बहुत अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अपना 100% देने का, कि हर छोटे छोटे लाइन से आपके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको मैं बता रहा हूँ। बाकी मैं क्वेश्चन कवर भी कर रहा हूँ आपको, मैं क्षत्रिय जो क्वेश्चन है वो मैं सेट कर रहा हूँ उसमें, ठीक है। चलेगा, आगे देखेंगे। जो पांडुवंशी शासक बालाजुन की 27 ताम्रपत्र को सर्वप्रथम खोजा, किसने खोजा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रविंद्रनाथ मिश्र जी। ये बस अपने साथ एक एक साथी को चेंज कर देते थे, बोलते थे कि मेरा नाम तो आएगा ही, कोई दूसरे का नाम। तो ये देखिए विष्णु ठाकुर को लेके गए, कहाँ लेके गए? पांडुवंशी शासक बालाजुन के 27 ताम्रपत्र की खोज की इन्होंने, ठीक है। तो चलिए आज ये इतने ही रखते हैं, और बहुत सारे मैं पूरा कलेक्शन लेके आया, पूरा कंप्लीट शॉर्ट नोट्स है। लेकिन आज शुरू पहला दिन है तो थोड़ा सा आप लोग को भी दिक्कत जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे, अगर आप आलसीपन करेंगे कि प्रिंट निकालेंगे इसकी और ले लेंगे, तो आपका नहीं होने वाला सिलेक्शन। आप मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हैं तो इसको पूरा नोट्स बना लीजिए, पेज में बनाइए, कॉपी मत बनाइएगा, ध्यान रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो कोरा पेज ले लीजिएगा उसमें स्टेपला मार लीजिएगा या इधर को टेप से बांध लीजिएगा, ठीक है, रस्सी बांध के। और ऐसे बनाइए कि 8-10 पेज में धीरे धीरे छोटा छोटा रहे, प्राचीन का 8 पेज, आधुनिक का 10 पेज, ऐसे करके, और उसको बार बार रिवीजन करते बने। कॉपी में आप लोग लिख लेते हो, नोट्स बना लो, उसको दोबारा पढ़ते नहीं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, या आपके बुक में होगा भी तो वहाँ से आप रिवीजन कर लीजिए, या कोशिश कीजिए इसको लिख के बाद नोट्स बना लीजिए, इतना जितना आज मैं पढ़ाया हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक के, ठीक है। लगभग आधा घंटा हो गया, आज छोटा ही रखते हैं, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। वैदिक काल कल पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता दूं। कल वैदिक काल पढ़ेंगे, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत। और ध्यान रखिएगा इसको हम लोग छत्तीसगढ़ में जोड़ के पढ़ेंगे ना, छत्तीसगढ़ में इससे संबंधित हमको क्या मिला है, ऋग वैदिक काल का, उत्तर वैदिक काल का क्या मिला, ये सबको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज छोटा क्लास रखते हैं, क्लास को शेयर कीजिएगा, फीडबैक में अपने कमेंट जरूर बताइएगा, कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि मेरे को भी पता चले और क्या कमी बेसी है, क्या करना है, क्या आप लोग सोच रहे हैं, कैसे क्लास लगा, थोड़ा सा जरूर फीडबैक दीजिएगा ताकि उस पर काम करें, ठीक है। और शेयर जरूर करें अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, ताकि जितना ज़्यादा व्यू आएंगे थोड़ा सा मोटिवेट होगा, और कंटिन्यूटी इसको बना कर रखेंगे। बीच में बार बार मेरा क्लासेस छूट जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ कारण आ जाते हैं। तो इस बार कोशिश करूँगा इसको आगे बढ़ाने का, आप लोग भी साथ दीजिए, और इसके ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव में मैं यहाँ भी करा दूंगा, बाकी बैच में जो कराते हैं वो अलग है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, जिन लोग भी इससे नहीं जुड़े हैं, जो CGPS एनालिटिकल नोट्स की पूरी टीम है, वो टीम के द्वारा ये पूरा ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। ये नंबर आप लोग देख सकते हैं 75 83 86 44 61। केवल 100 रुपये आपको देना रहता है 1 महीने भर का, और इस प्रकार से एक एक टॉपिक आपका टेस्ट में कवर करें। देखिए छत्तीसगढ़ इतिहास भी चल रहा है ना, उसमें एक एक, जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे इस सबको ना, एक एक करके बाद थोड़ा सा लेट हो गया साथ में, मतलब कोई बात नहीं, अगले में फिर ये रिवीजन में आएगा जब, तब आप लोग का तैयार रहेगा, तो इस बार अच्छा से बनेगा। तो जैसे मध्यकालीन इतिहास पहुंच गए हैं, टेस्ट में 13 तारीख का ये टेस्ट है, ठीक है। तो इसमें आपका फड़ी नागवंश है, बस्तर के छिदक नागवंशी है, काकती वंश है, जनजातीय विद्रोह नेता है, तो ये सब है, ठीक है। तो ऐसे करके डिटेल इसको पढ़ते हैं, इसके एक एक क्वेश्चन जितना बन सकता है सब आपको कराना है। तो जिन लोग भी नहीं जुड़े होंगे जुड़ जाइएगा, 100 रुपये पूरे महीने भर का फीस लेते हैं, ठीक है। चलिए नंबर नोट कर लीजिएगा, 75 83 86 44 61, और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, और बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ मैं थ्योरी तो निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, कोई फीस नहीं है मेरे द्वारा थ्योरी का, इसका जो टाइपिंग फीस है उन लोग लेते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इस वीडियो, टॉपिक ऑल द बेस्ट।